चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ चीजें पढ़ी थी आपकी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, थोड़ा थोड़ा ये चीजें हमने लास्ट टाइम पे आपकी पढ़ी थी। ठीक है। एक छोटी सी गलती मेरे से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो गई थी, मुझे जैसा याद आ रहा है। मैं उस गलती को बता दूं, मेरे से क्या ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे से गलती हो गई थी। लेट मी कंफर्म इट। हाँ, मैंने आपका जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखवाया था, वीई करके लिखवाया था। आई गेस कि मैंने आपको वो ये लिखवा दिया था, √GME/RE। और इसको मैंने √GR लिखवा दिया था। तो एक्चुअली में एक छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे, मुझे उसको सही करना है पहली बात तो। क्योंकि आप वीडियो में भी देखोगे तो आपको वो गलती दिखेगी। मैं वीडियो को तो खैर एडिटिंग करके सही करूंगा। वो गलती ये है कि यहाँ पे 2 आएगा। मैंने यहाँ पे शायद ये स्किप कर दिया था, और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखी थी आपकी, ½ mv² पोटेंशियल एनर्जी आपकी GME/m/RE, इस तरह से मैंने लिखी थी वहां पे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर आपका वीई बचेगा √2। मैंने ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना भूल गया था गलती से, √2 GME/R। तो एक्चुअली ये छोटी सी गलती हो गई थी यहाँ पे। तो इसको हम चेक कर लेंगे, या फिर आपने अगर नोट्स लिखने हैं तो उसमें इस चीज को सही कर लेना। मैंने गलती से वहाँ पे 2 लिखना भूल गया था। तो एसके वेलोसिटी की वैल्यू जो होती है वो ये होती है। बाकी जहाँ पे भी एसके वेलोसिटी का नाम आएगा उसको हम इस तरह से 2 जरूर लगाएंगे। ठीक है, वहां पर छोटी सी गलती हो गई थी, इसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में अगर हम बात करें और आपकी, तो हमने आपका यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन सबके बारे में मतलब डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट इस चैप्टर का जो आखिरी टॉपिक है वो है आपका अर्थ सैटेलाइट्स। अर्थ सैटेलाइट को जानने से पहले हमें समझना चाहिए कि सैटेलाइट्स क्या होती है। तो सैटेलाइट ऐसी चीज होती है जो कि क्या होती है आपकी, किसी भी प्लेनेट के अबाउट घूमने वाला कोई मास होता है तो उसको हम सैटेलाइट बोल देते हैं। तो हमें पर्टिकुलरली जो बात करनी है वो हमको बात करनी है आपकी अर्थ के बारे में। और उन इसलिए हम बात करेंगे यहाँ पे अर्थ की सैटेलाइट के बारे में। एक तो बात हमको पहले से पता ही है कि अर्थ के पास में एक सैटेलाइट है जो कि उसकी नेचुरल सैटेलाइट है। बाकी जितनी भी सैटेलाइट्स होती हैं वो सब क्या है उसकी, वो उसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है। तो एक जो उसकी नेचुरल सैटेलाइट है उसका नाम है मून। ये भी हम जानते हैं, उसका नाम क्या है आपका, मून। ठीक है। अब सुनिए आगे। चलिए ठीक है। तो अगर हम सैटेलाइट्स के बारे में बात करें तो सैटेलाइट्स के बारे में कुछ कुछ बातें करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि उसकी यहाँ पे हम सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सैटेलाइट चाहे अर्थ हो चाहे कोई प्लेनेट हो, हम अभी कॉमन पढ़ाई कर रहे हैं सबके लिए, हम जनरल पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी सैटेलाइट के लिए। अगर अर्थ होगी तो उसमें बस फर्क इतना होगा कि हम मास ऑफ प्लेनेट की जगह पे क्या कर देंगे, मास ऑफ अर्थ कर देंगे यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले चीज जो हमको उसके बारे में पढ़नी है वो पढ़नी है उसकी कितनी होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। किसी भी सैटेलाइट की कितनी होती है आपकी ऑर्बिटल स्पीड, किस स्पीड से वो आपकी किसी प्लेनेट के अबाउट घूम रही है, ये हमको पता होना चाहिए। तो हम लिखते हैं ऑर्बिटल स्पीड या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। कुछ बेटा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे हमको क्या क्या सैटेलाइट में क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सैटेलाइट में ये सवाल बन सकता है आपका कि उसकी ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, कितनी स्पीड से वो प्लेनेट के अराउंड घूम रहा है। या फिर और सवाल क्या बन सकते हैं आपके, कि कितना टाइम पीरियड वो ले रहा है, एक सैटेलाइट जो है कितना टाइम पीरियड ले रही है एक रोटेशन पूरा करने के लिए एक प्लेनेट के अबाउट। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं यहाँ से, तो उनको हम कवर करते चलेंगे। चलिए। तो हमने यहाँ पे छोटा सा मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे कि अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, हम ये क्या मान के चल रहे हैं कि अ सैटेलाइट ऑफ मास एम, एक सेकेंड देखिए। हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं, जो मैं चीज यहाँ पे लिखने वाला हूँ, अ सैटेलाइट ऑफ मास, उसका छोटा मास लेके चल रहे हैं, ऑफ मास स्मॉल एम। क्योंकि प्लेनेट का मास या अर्थ का मास हम अक्सर क्या लेके चलते हैं, आपका बड़ा लेके चलते हैं। मास एम मूविंग इन ऑर्बिट, मूविंग इन एन ऑर्बिट ऑफ ऑफ रेडियस आर विद स्पीड वी, ऑफ रेडियस आर विद स्पीड वी। और हमको ये वी ही निकालना है, जो हमारा मेन टारगेट है वो वी निकालना है। ठीक है। अब होता क्या है, जब ऐसा होता है तो हम ये मान के चलते हैं अप्रोक्सीमेटली कि इलिप्टिकल पाथ नहीं, हम मान के चलते हैं कि वहां पे जो सैटेलाइट घूम रही है वो आपको कैसे घूम रही है, इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। जो जनरली हम किस में मान के चलते हैं, आपका सर्कुलर ऑर्बिट मान के चलते हैं। ठीक है। तो हम अर्थ की बात करें तो लेट्स से कि ये आपका अर्थ हो गया, तो अर्थ का मास को हम हमेशा के लिए चलते हैं एम ई लेके चलते हैं। और इसके अबाउट सर्कुलर पाथ में, लगभग सर्कुलर पाथ में आपकी क्या घूम रही है, सेटेलाइट घूम रही है। तो ये आपका हो गया एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गया। ठीक है।
अब एक और बात पे ध्यान देना है, जो इसका आर है, जो इसका आर है, आर का मतलब जो इसका रेडियस है, वो हमेशा हम सेंटर ऑफ अर्थ से लेके चलेंगे। हर डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर ऑफ अर्थ से लिया जाएगा। जैसे कि आपका जो डिस्टेंस होगा, जो आपका रेडियस होगा फ्रॉम जो आर ई होता है, वो भी हम यहाँ से लेके चलते हैं, तो ये हम आर ई लेके चलते हैं। वैसे ही जो आप आर लेके चलोगे, स्मॉल आर, जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है आप लेके चलोगे, वो यहाँ सेंटर ऑफ अर्थ से ही लेके चलोगे। सारी डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ अर्थ से कैलकुलेट करेंगे। आर ई ले लिया और ये आपका स्मॉल आर हो गया। और यहाँ पे मान लीजिए आपकी कोई सैटेलाइट है, इस तरह से कोई सैटेलाइट है, इसका मास एम है। अब ध्यान देना, मान लीजिए कि वो क्या कर रही है, आपकी इस तरह से घूम रही है इसके अबाउट, ठीक है, ये अर्थ है आपकी, इसके अबाउट घूम रही है। तो जब वो घूम रही होगी, तो जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, तो उस पर क्या आता है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हो या एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कुछ ही बोल सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि इस बॉडी को मैं अगर बोलूँ, तो मैं बोलूंगा सैटेलाइट को अगर मैं देखूं, तो सैटेलाइट को देखते हुए क्या होगा कि सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स उसको देखने को मिलेगा। कि एफ जी क्या है आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये क्या है आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, कहाँ से, अर्थ से लग रहा है जो सैटेलाइट पे। और उसी टाइम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। ये कौन सा फोर्स हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये क्यों आता है, जब भी सर्कुलर मोशन होता है आपका, तो ये फोर्स आपको देखने को मिलता है। और आपकी बॉडी की वेलोसिटी कैसे, वो इस तरह से वेलोसिटी है, जो सैटेलाइट की बॉडी है वो बना है। तो मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम मान के, मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम मान के एक चीज तो अच्छे से लिख सकता हूँ। इक्विलिब्रियम मान के मैं ये बात लिख सकता हूँ कि आपका एफ सी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो आपका एफ जी के बराबर हो जाएगा। जो आपका एफ सी है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, एफ जी के बराबर हो जाएगा। अब एफ सी की वैल्यू क्या होती है, तो हम जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, वो इसको हम या तो एम ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें वेलोसिटी के टर्म में बोला गया है, तो हम इसको एम वी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। ये सर्कुलर मोशन में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं। आर यहाँ पे होगा जिस रेडियस में वो घूम रहा है, तो स्मॉल आर लेके चलेंगे। और जो एफ जी होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम जानते हैं जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस होता है, तो उसके हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये हम दोनों फॉर्मूला पता है। बस इन फॉर्मूलों को यहाँ पे रखेंगे और उसकी वैल्यू v की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। इस v को मैं ना बेटा मैं vo से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस v को मैं vo से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्यों, vo से मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड हो जाएगा। vo से मतलब हो जाएगा ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं fc की वैल्यू रख सकता हूँ m vo स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रखता हूँ g कैपिटल एम ई स्मॉल एम बाय आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से स्मॉल एम और यहाँ से स्मॉल एम कट जाएंगे, यहाँ से एक आर, यहाँ से एक आर कट जाएगा। तो यहाँ से आपका वी ओ का जो फॉर्मूला निकल के आएगा, इट विल कम आउट टू बी रूट जी एम ई बाय आर। ये थोड़ा सा वैसा ही फॉर्मूला देखने को मिल रहा है जैसा फॉर्मूला अपन ने एस्केप स्पीड में किया था, लेकिन उस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में बहुत फर्क है। उस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में बहुत फर्क है, वो आपका टाइम के साथ हम देखेंगे तो आगे समझ में आएगा। देखिए, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, आपका जो v निकल के आया वो क्या निकला है, रूट ऑफ जी एम प्लस आर। एक और बात है, अगर हम जानते हैं कि किसी भी बॉडी का, अगर ये आपकी अर्थ है, ये आपकी क्या होगी, अगर अर्थ है, तो किसी भी बॉडी का अगर ये क्या होता है आपका, ये होता है आर ई, तो हम सरफेस से क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। जो भी हम हाइट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, सरफेस से लेते हैं। तो सरफेस से मान लो मैंने हाइट ले ली h, और यहाँ पे आपकी क्या रखी है, सैटेलाइट रखी है, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होता था, इसको हम r मानते थे। तो अगर आपका जो vo निकल के आया है, वो क्या है, रूट जी एम ई बाय स्मॉल आर। अगर अगर क्वेश्चन में आपको इफ हाइट इज गिवन, अगर हाइट दी जाती है और टोटल डिस्टेंस नहीं दिया जाता, तो आप आर को क्या बोल सकते हो, आर ई प्लस एच भी बोल सकते हो। आप आर को क्या बोल सकते हो उस टाइम, आर ई प्लस एच भी बोल सकते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, वी नॉट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम ई बाय, आपका यहाँ पे हो जाएगा आर ई प्लस एच। इस तरह से आप फॉर्मूला लिख सकते हो। ये भी क्या है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है। अब हमेशा की तरह, अगर आपकी जो सैटेलाइट है, अगर मैं ये बोलूं यहाँ पे, फॉर अ सैटेलाइट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस, फॉर अ सैटेलाइट, फॉर वैसे बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होती, लेकिन अप्रोक्सीमेट अगर मैं मान लूं, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, उसका मतलब क्या हो जाएगा, उसका सिंपल सा मतलब ये हो जाएगा कि एच क्या है, इट इज लेस वेरी लेस देन आर ई। मतलब मैं क्या मान सकता हूँ वहां पे, एच कैन बी एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल। आप उस टाइम पे एच को क्या मान सकते हो, इट कैन बी एज्यूम टू बी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू आर ई। ऑब्वियसली आप आर ई जब लिखा है उसके सामने,
तो उस केस में आपका वीओ का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उस टाइम में आपका फॉर्मूला बन जाएगा √GME/RE, √GME/RE। अब ये फॉर्मूला देख के आपको कुछ फीलिंग आ रही है कि ऐसा कुछ फॉर्मूला हमने पहले भी देखा है। बिल्कुल, आपने ये फॉर्मूला वहां पे देखा था जब हमने पढ़ा था एस्केप स्पीड। बस मेरे से वो लास्ट वीडियो में थोड़ी जल्दबाजी में गलती ये हो गई थी कि मैंने वहां पे भी जी लिख दिया था, पर यहाँ पे 2 आना चाहिए था, तो मैंने आपको आते ही वो बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पे GM/RE यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आप इस, अब हम जानते हैं कि जो G होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ सरफेस, ये सरफेस पे ही माना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, GM/R² फॉर्मूला होता है, GME/RE² फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसी वाले फॉर्मूले में, इस V0 वाले फॉर्मूले में अगर मैं ऐसा करूं कि ऊपर नीचे अगर मैं RE² मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, RE² मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका और क्वेश्चन, ये आपका G बन जाएगा। तो यहाँ से आपके फिर से V0 के भी 2 फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं। जो ऑर्बिटल स्पीड है, जो ऑर्बिटल स्पीड है, इसके भी 2 फॉर्मूले आपको याद करने होंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और वो क्या हो जाएगा, V0 इज इक्वल टू रूट ऑफ, एक हो जाएगा √GME/RE, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ, ठीक है, हाँ, √of/GRE। तो ये 2 फॉर्मूले हो जाएंगे आपके किसके, दीज आर द 2 फॉर्मूलाज दैट यू कैन रिमेम्बर फॉर इस तरह से। अब ये हो गया, ये आपकी ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये आपने कब माना है, ये आपने तब माना है जब आपकी अर्थ सैटेलाइट क्या है, इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ। इफ इट इज नॉट क्लोज टू अर्थ एट एनी हाइट, अगर किसी भी हाइट पे आपको निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका नियर टू अर्थ सरफेस है, याद रखना ये नियर वाले केस के लिए ही है, ओनली नियर टू अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, आपका फॉर्मूला इस तरह का बन जाएगा। अब याद करेंगे अपन कि हमने लास्ट टाइम पे जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला किया था, वो क्या था आपका, वो था आपका √2GME/RE, या फिर √2GRE। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला हमने आज देखा है ऑर्बिटल वेलोसिटी का, वो क्या है, वो है आपका √GME/RE, या फिर आपका √GRE। लेकिन फिर से मैं वही वाली बता दूं, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, आपका नियर टू अर्थ सरफेस वाले के लिए वैलिड है। तो कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि फाइंड देयर रेशियो, कि फाइंड देयर रेशियो। तो रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। रेशियो अगर निकालना है तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, आपका वी कैन से कि VE/VO, बाकी सब कुछ सेम है, बस नंबर का फर्क है। वो कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स, या मैं पूछता हूँ 1.414 टाइम्स। ठीक है, तो मैं यहाँ से पूछता हूँ कि VE इज √2 टाइम्स ऑफ VO, या फिर 1.414 टाइम्स, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, टाइम्स ऑफ VO। पर याद रखना ये VO हम सिर्फ तब बोल रहे हैं जो आपका नियर टू सरफेस है, उस वाले केस में आप VO लेके चलते हो इसको, VE को। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। कभी कभी दूसरे परसेंटेज के टर्म में हम ये बोल सकते हैं कि इट इज 41.4% मोर देन VO। तो अलग अलग तरीके हैं, आपके एग्जाम में किस तरह से पूछ रहा है तो आपको इस तरह से आंसर करके आ सकते हो। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कितना ज्यादा है तो वो भी आप बता सकते हो कि इट इज 41.4% मोर देन VO। आप परसेंटेज तो आप जानते हो, परसेंटेज कैसे निकाला होगा मैंने, वो मैंने ऐसे निकाल दिया होगा कि VE-VO/VO, इस तरह से इंटू 100 कर दिया होगा यहाँ पे, तो उससे आपका परसेंटेज इंक्रीज भी निकल के आ जाएगा। खैर ये तो आप कर सकते हो आप आराम से। तो ये सब चीजें हैं जो आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी या ऑर्बिटल स्पीड पे सवाल बनने वाली चीजें, और ये आपको फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। चलिए आगे बात करें। एक बात यहाँ पे खास हमको ये देखने को मिल रही है, अगर हम यहाँ पे कुछ बातों पे ऑब्जर्व करें, कुछ बातों पे यहाँ पे ऑब्जर्व करें, तो हम यहाँ पे मैं नोट पॉइंट की तरह से उसको लिख देता हूँ, देखेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूले तो खैर सारे लिखे हुए हैं। हम यहाँ पे एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपका जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। VO इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। कहीं भी मास का नाम नहीं आ रहा ना, VO ही नहीं, VO चाहे VE कुछ भी, दे आर बोथ इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी। कोई भी बॉडी की बात करो, चाहे आप सैटेलाइट की बात करो, अर्थ की बात नहीं कर रहे, सैटेलाइट या बॉडी की बात कर रहे हैं, उनके मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट, उन पर डिपेंड नहीं करता। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सवाल आता है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि VO डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ। और अगर अर्थ ना दे रखा हो, कोई और प्लेनेट दे रखा हो, तो हम प्लेनेट भी लिख सकते हैं कि अर्थ पे ना डिपेंड करके प्लेनेट के मास पे डिपेंड करता है।
ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है आपका, वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है, किस रेडियस पे आप घूम रहे हो। ठीक है, आर पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आपका जी क्या है उस प्लेनेट के, जी ऑफ प्लेनेट। ठीक है, अगर हम यहाँ अर्थ की बात करें तो हम जी ऑफ अर्थ लिखेंगे सीधे, जी ऑफ अर्थ। या फिर अगर आपको कोई और प्लेनेट दे दिया जाए तो आप उस प्लेनेट का यहाँ पे जी रख दोगे। और एक और बात पे डिपेंड करता है कि उस प्लेनेट की डेंसिटी क्या है। डेंसिटी से मतलब कितना मास कितना ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेंसिटी ऑफ अर्थ। खैर इतना ज्यादा आपको डीप में नहीं पूछेगा आपसे, वो पहले की जो दो तीन चीज मैंने लिख दी उसी से आपका आंसर निकल के मैक्सिमम टाइम आ जाएगा। लास्ट चीज और ये है, लास्ट चीज और ये है, आप यहाँ पे ये बात देखिए कि जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, जो आपका फॉर्मूला निकल के आ रहा है, मैं जो मेन फॉर्मूला है वीओ का उसको दिखाता हूँ। तो जो मेन फॉर्मूला था वीओ का वो ये वाला था। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को अगर हम वापस से समझें तो यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि वीओ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। वीओ इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर। तो यहाँ से एक बात हमको समझ में आ रही है कि जैसे जैसे मेरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, जैसे जैसे मेरा रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा, जिस जिस ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट घूम रही है, वैसे वैसे वालों की वीओ की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। तो जितना दूर होगी आपकी सैटेलाइट प्लेनेट से, उतना उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ से ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज है जो यहाँ पे निकल के आती है वो है आपका कि आपका टाइम पीरियड क्या होता है किसी सैटेलाइट का। किसी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है, उसके बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं। देखिए, चलिए, अच्छा एक और बात, वो ये कि नियर टू अर्थ वाले में एक खास बात देखने को मिल रही है। यहाँ पे मुझे बता देता हूँ। नियर टू अर्थ सरफेस जब आपकी सैटेलाइट होती है, नियर टू अर्थ सरफेस जब आपकी सैटेलाइट होती है, तो उसमें फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, वीओ इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम ई बाय आर ई, रूट ऑफ जी एम ई बाय आर ई, ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है। अब हम जानते हैं कि इन सब की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अच्छा एक और बात, इसको हम इसी को फॉर्मूले को हम रूट ऑफ जी आर भी लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अर्थ के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या होती है, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आर ई की वैल्यू क्या होती है, आर ई की जो वैल्यू होती है वो लगभग 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर होती है। अगर मैं इन दोनों वैल्यू को रख दूं, देखो कोई बॉडी दूर पे रखे तब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बॉडी पास में रखे तो मैं बता सकता हूँ। तो उसके लिए ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये वैल्यू जो निकल के आती है, ये निकल के आती है आपकी लगभग 8 किलोमीटर के आसपास वैल्यू ये निकल के आती है। लगभग अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग इसकी जो वैल्यू निकल के आती है बेटा, वो निकल के आती है आपकी 8.3 के आसपास, या 8 आप मान सकते हो, लगभग ये 8 ही निकल के आ रही है। तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी निकल के आती है आपकी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये याद भी रखना है आपको कि जब आपकी सैटेलाइट अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज घूम रही होती है तो उसकी जो स्पीड निकल के आती है वो कितनी होती है, लगभग 7.92 के आसपास, या फिर लगभग 8 के आसपास उसकी स्पीड होती है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट के बारे में। पहली बात करी थी हमने ऑर्बिटल स्पीड की, ऑर्बिटल वेलोसिटी की, अब हम बात करेंगे टाइम पीरियड में। टाइम पीरियड का मतलब कितने टाइम पीरियड में वो आपका अर्थ का चक्कर लगा लेती है कोई भी सैटेलाइट। अब ये किस किस बात पे डिपेंड करती है वो सब भी निकल के आएगा, ऑब्वियसली वो वेलोसिटी पर डिपेंड तो करेगी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका, तो इतना तो बात है कि टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, टाइम टेकन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट, time taken by the satellite to complete yeah, to complete one revolution around the earth। और अर्थ ना बोले तो कोई प्लेनेट बोलेगा, तो उस प्लेनेट की आप बाकी चीजें जैसी भी, जो जहां जहां अर्थ का नाम लिखा वहां प्लेनेट का नाम कर देना, बस और कुछ नहीं। तो देखिए, इतना मुझे पता है, इतना तो मुझे पता है कि पहली बात तो कि इतना मुझे पता है कि वो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ठीक है, और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और किसी वेलोसिटी से घूम रहा है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब आपकी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी।
ठीक है, तो उस केस में ये पूरा चक्कर कितने में लगाएगा, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आपका सर्कमफ्रेंस। तो मैं टाइम क्या पूछता हूँ, मैं टाइम बोल सकता हूँ आपका, टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक तरह से ये बोल सकता हूँ स्पीड। अब बस फर्क क्या पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपका टाइम है इसको मैं आपका टी के नाम से लिख के चल रहा हूँ, यहाँ पर टी ले लिया, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, पूरा चक्कर काट लिया, और पूरा चक्कर कितने में काटा है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है आपका आर, ये डिस्टेंस कितना है आपका आर। ठीक है, ये आर बोल सकते हो, या फिर इसको आर को हम आर ई प्लस एच भी बोल सकते हैं, जो मन है वो बोल सकते हो। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया टी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस, एक सेकंड, हम बोल सकते हैं क्या, सरकमफ्रेंस बोल सकते हैं, सरकमफ्रेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड क्या होती है सैटेलाइट की, तो और कुछ नहीं, स्पीड ऑर्बिटल स्पीड ही स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड ही क्या होती है आपकी, स्पीड होती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं अगर बात करूँ टी सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी ओ। तो ये आपका टाइम पीरियड इस तरह से आप निकाल सकते हो। ये तो स्टेटमेंट हो गया जो आपको पता ही होना चाहिए, अगर कुछ भी ना आपको दिमाग में आ रहा है तो आप इतना तो लिख के आ ही सकते हो। अब अगर इसके हम वैल्यू निकालने के पीछे पड़ जाए तो हम बोल सकते हैं, देखिए 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी ओ की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, वो निकाली अपन ने जी एम बाय आर निकाली, या फिर दूसरे तरीके से अगर हम बात करें तो 2 पाई आर, और यहाँ उस पर नहीं, दूसरे तरीके से हम नहीं लिख रहे क्योंकि वो तो आपका नियर टू अर्थ सरफेस वाले केस में लिखा था, ये हो गया आपका। तो यहाँ से आपका ये फॉर्मूला बनेगा। अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इस चीज को लिखना चाहूंगा, यहाँ पे अच्छे तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिख पाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख पाऊंगा आपका, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि टू पाई, बाकी क्या है जी और एम क्या है आपके कांस्टेंट है, एम ई है ये आपका, क्या है कांस्टेंट है, और आर, आर इंटू रूट आर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर की पावर 1 इंटू आर की पावर 1/2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा आर की पावर 3/2। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर की पावर 3/2। ठीक है, सो दिस विल बी योर फॉर्मूला, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इन विच इट विल कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द प्लेनेट, या फिर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, इतना उसको टाइम पीरियड लगता है। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आपको एच हाइट दे रखी है तो आप सरफेस से हाइट लोगे तो आर की जगह पे क्या रखते हो, आर ई प्लस एच रख सकते हो, कोई भी नई चीज नहीं इसमें। चलिए ये वाली बात भी हमको समझ में आ गई। अच्छा, कभी कभी हमारा मन करता है कि नहीं सर हम तो स्मॉल जी में सारे फॉर्मूले याद करते हैं, तो स्मॉल जी में क्या हो जाएगा, तो कोई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका जो फॉर्मूला निकल के आया अभी क्या निकल के आया, 2 पाई, ठीक है, अंडर रूट जी कैपिटल एम ई, और यहाँ पे क्या निकल के आया आपका आर की पावर 3/2 निकल के आया। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं क्या लिखता हूँ, जी एम ई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, आर ई प्लस एच लिख दिया, की पावर 3/2 लिख दिया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे आपका स्मॉल जी बनाना है, तो मैं यहाँ पे आपका नीचे जो है वो आर ई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, और अगर मैंने डिवाइड किया तो ऑब्वियसली मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं आर ई से मल्टीप्लाई करूंगा, क्यों, क्योंकि अंदर अगर मैं आर ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा तो आपका आर ई स्क्वायर ही यहाँ पे आ जाएगा, आर ई यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, यही फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के जब आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा आर ई, और यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी, ये क्या बन जाएगा आपका जी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आपका आर, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आर ई प्लस एच की पावर 3/जी, और ये पूरा किस में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये बस अलग अलग फॉर्म है बेटा, किसी फॉर्म को देख के घबराना नहीं है, ये सब अलग अलग फॉर्म है टाइम पीरियड को लिखने के। तो आपसे तो आपको तो मैं कहता हूँ कि बस एक फॉर्मूला अगर याद करना है तो ये फॉर्मूला याद करो, और मैं तो कहता हूँ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड का ये मेन याद रखो क्या, 2 पाई आर अपॉन वी ओ। अब वी ओ हमको याद है कि वी ओ क्या होता है आपका, इट इज रूट जी एम ई बाय स्मॉल आर, ये होता है। इसको उठा के इसमें पटकना है, और बस उसके बाद में आपका आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आए भी तो आप इस तरह से जल्दी कर पाएंगे रादर देन ये रिमेम्बरिंग द फॉर्मूला। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हाँ, अब अगर कोई, जैसे कि हम हर चीज में हर बार क्या करते हैं कि कोई भी फॉर्मूला निकालते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो हम अर्थ के नियर बहुत आ जाते हैं। हम हमेशा किसकी बात करते हैं, नियर टू अर्थ सरफेस की बात जरूर करते हैं। तो अगर हम नियर टू अर्थ सरफेस आ जाएं वापस से, नियर टू अर्थ सरफेस आ जाएं, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा आपका, उस टाइम पे आपका जो आर है एच है,
इट विल बी वेरी वेरी लेस देन आर ई, इट विल बी वेरी वेरी लेस देन आर ई। तो उस टाइम पे आपका जो आर है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, वो आपके आर ई के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप एच को क्या मान लोगे, नेग्लिजिबल या जीरो के आसपास मान लोगे। तो उस टाइम पे आपका जो टाइम पीरियड का बड़ा फॉर्मूला बन के आएगा, इट विल कम आउट टू बी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई अपॉन वी ओ। ठीक है, और जब नियर टू सरफेस है तो ये वाला भी आप नियर वाला ही रखोगे, तो आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर ई अपॉन रूट ऑफ जी एम ई बाय आर ई, ये रखोगे। या फिर आप इस बार आप दूसरा फॉर्मूला भी रख सकते हो, क्या, 2 पाई आर ई रू अंडर रूट स्मॉल जी आर ई, ये फॉर्मूला भी रख सकते हो, कोई फॉर्मूला रख दो आप। नियर टू अर्थ सरफेस वाले के तरीके से भी आप इसका आंसर बड़ी आराम से निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप बस वैल्यू रखोगे, आंसर निकाल लोगे। चलिए, कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है, ठीक है, उसकी बात भी कर लेते हैं। कभी कभी आपसे ये सवाल पूछ लिया जाता है कि आप फाइंड आउट द हाइट ऑफ सैटेलाइट। तो फाइंड द हाइट ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, ये तो बहुत ही मतलब एक बेकार क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा मतलब आपसे एच पूछना चाह रहा है। तो अगर हाइट ऑफ सैटेलाइट आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब आपको या तो टाइम पीरियड देगा या आपको ऑर्बिटल स्पीड देगा, कुछ ना कुछ ऑब्वियसली आपको देगा। तो उस टाइम पे जनरली क्या होगा, आपको टाइम पीरियड देगा। आपको बोल देगा कि इतना टाइम पीरियड है किसी सैटेलाइट का, इतना टाइम पीरियड। और जो फॉर्मूला हमने देखा, उसका फॉर्मूला आपने क्या देखा, उसका फॉर्मूला तो हमने बहुत तरह के लिख लिया, कोई भी एक फॉर्मूला उठा के इस्तेमाल कर सकते हो। आपसे बोल सकता है कि फाइंड आउट द टाइम, अगर आपको टाइम पीरियड दे रखा है तो टाइम पीरियड आप इस तरह से 2 पाई, मैं जो आखिरी वाला रखा था मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ बस। देखो, यूज आप कोई भी फॉर्मूला कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ बस वही फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो और कोई फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूले आप बहुत सारे यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन बात ये है कि आपको एच निकालना है तो किसी भी तरीके से निकालो, वो तो आपको आंसर पे डिपेंड करता है। तो आपने टी निकाल, टी आपको मान लीजिए इस तरह से देखा है, ठीक है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स वाला फॉर्मूला मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ। तो स्क्वायरिंग कर दीजिए आंसर, बाकी सारे फॉर्मूले इतने ईजी है कि उनसे तो बहुत जल्दी आप निकाल सकते हो। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों साइड में, तो आप यहाँ से क्या बोल पाएंगे कि आपका टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आर ई स्क्वायर, ये आर ई है अगर मैंने आर लिखा हुआ तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर ई प्लस एच का क्यूब डिवाइडेड बाय जी, ये निकल के आ जाएगा। बस आपको इसमें टी की वैल्यू पुट करनी है, 4 पाई स्क्वायर तो पता ही है, आर ई स्क्वायर पता होगा आपको, उनकी वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद आपको क्या निकल के आ जाएगा, उसके बाद में आपका आर ई प्लस एच निकल के आ जाएगा। उसके बाद आर ई, यहाँ से बड़ा इजी है आपको करना, बस आपको मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ। याद कुछ नहीं करना है, मैं आपका मेन मुद्दा यही बताना चाह रहा हूँ कि याद कुछ नहीं करना है, क्योंकि याद करने बैठोगे तो इतने बड़ी बड़ी चीजें आ जाएंगी सॉल्व करने के लिए कि आप याद नहीं कर पाओगे कभी। तो याद करने के लिए कभी नहीं बैठना है। आपको जो इक्वेशंस पता है, एक फॉर्मूला याद रखो एटलीस्ट, एक फॉर्मूला याद रखेंगे ऑटोमेटिकली आपके सारे के सारे फॉर्मूले वहीं से निकल जाएंगे। तो इसकी बार हो जाएगी आपकी 1/3 माइनस आप आर ई कर दोगे तो ये आपका एच निकल के आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप वीओ का फॉर्मूला याद रखो बस। अगर वीओ का फॉर्मूला याद है आपको तो आप बड़े आराम से उसका फॉर्मूला हो जाएगा रूट जी एम ई बाय आर ई प्लस एच। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो फिर आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसके बाद टी तो क्या होता है, टू होता है 2 पाई आर, आर की जगह पे क्या लिख सकते हो, आर ई प्लस एच बाय वी ओ, बस उसको उठा के यहाँ पे रख देना आप, फिर तो आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले बहुत ज्यादा रटने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले रटोगे तो दिक्कत भी आपको होगी। नेक्स्ट जो चीज हमको सैटेलाइट के बारे में पढ़नी है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, जिसको हम बात करते हैं, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए कि यहाँ से तो गारंटीड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना वो यहाँ से आएगा। सैटेलाइट के अगर ऊपर क्वेश्चन आएगा तो या तो बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल आ जाएगा या फिर बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल हो चाहे थ्योरेटिकल हो, यहाँ से उसके आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट समझेंगे। तो यहाँ पे हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो 3 एनर्जी होती है सैटेलाइट के पास में, किसी भी दुनिया में किसी बॉडी के पास में 3 एनर्जी होती है। एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है किसी के पास में टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी की बात करूं या फिर मैं इसको यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सिंपल, अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूँ जिसको मैं ई से ही लिखूंगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी की बात करूँ चाहे मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूँ, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा। तो मुझे पहले निकालना है काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, फिर मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, फिर उन दोनों का ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल एनर्जी या फिर आपकी मैकेनिकल एनर्जी मिल जाएगी। चलिए,
पहले अपन निकालते हैं यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वो तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी दुनिया में कैसी बॉडी हो, फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाफ एम वी स्क्वायर। जब तक कुछ ना बोला गया हो तो हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ के ई स्क्वायर। अब ये सॉरी हाफ एम वी स्क्वायर, तो एम क्या होगा, मास ऑफ सैटेलाइट, वी क्या हो गया, ऑर्बिटल स्पीड। तो हम ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला रखेंगे, तो हाफ एम, एम तो हो गया सैटेलाइट का मास। अब याद रखना यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूले इस्तेमाल करने वाले हैं, जो भी फॉर्मूले रखने वाले हैं, वो जनरल फॉर्मूले रखेंगे यहाँ पे। जनरल फॉर्मूले से मतलब या तो आप आर प्लस एच रखो या फिर स्मॉल आर रखो, जो भी आपको रखना है, जो भी अच्छा लगे वो रखो। तो अभी के लिए हम हर जगह ना आर का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। नियर टू और सैटेलाइट को हम नहीं लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखो वी नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ जी एम, रूट ऑफ जी एम बाय आर ई प्लस एच। एक काम करते हैं आर ई प्लस एच, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मूले आपको आर ई प्लस एच में ही मिलेंगे, ठीक है। इसका क्या करना होगा बेटा, स्क्वायर करना होगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी हाफ एम, यहाँ पे क्या आ गया, जी एम बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी होल स्क्वायर तो रूट में हट गया। तो काइनेटिक एनर्जी विल कम आउट टू बी जी एम ई एम बाय टू आर ई प्लस एच, ठीक है। अगर आपको रेडियस दे रखा है, अगर आपको रेडियस दे रखा है, तो आप इसी फॉर्मूले को जी एम एम बाय टू स्मॉल आर भी बोल सकते हो। तो जो फॉर्मूला लिखना है वो लिखो, बस समझ में रखना है कि आपको कौन सी चीज दी गई है क्वेश्चन में। अगर आपको एच दिया गया है तो आपको आर ई प्लस एच रखना पड़ेगा, अगर आपको ऑर्बिटल रेडियस दिया गया है तो आपको ये रखना पड़ेगा। तो दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर, दिस विल बी योर फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनी सैटेलाइट। मिशा जी जल्दी बताइए, समझ में आई है ये, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ आ गया। ठीक है, ये चीजें थोड़ी सी हार्ड हो सकती है। तो तबीयत खराब है क्या आपकी? नहीं, बस गला फट। ओके कोई नहीं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम दूसरे नाम से यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी बुक ने इसको वी से रिप्रेजेंट करा है, लेकिन हम यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला तो अपन बच्चों अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्लास में बहुत अच्छे पढ़ा था। इसका फॉर्मूला था माइनस जी, अगर कोई भी दो बॉडी आपको दे रखी है, एम वन और एम टू बॉडी दे रखी है, उनके बीच का डिस्टेंस है आर, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होता है यू का, वो क्या होता है, माइनस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एम वन एम टू बाय आर, ये फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ा था। लेकिन जब अर्थ की बात हो रही है, सैटेलाइट की बात हो रही है, तो उस टाइम पे हम क्या लिखेंगे, आपका जी एम ई स्मॉल एम बाय, उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, या तो आप लिख के आओगे आर ई प्लस एच, ठीक है, या फिर अगर आपको ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है तो माइनस जी एम ई एम बाय आर, ये हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है और फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये फॉर्मूला इस तरह से याद होना चाहिए किसी भी सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी का, दिस इज योर फॉर्मूला। चलिए, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी सैटेलाइट। इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी अगर फॉर्मूला याद हो तो बड़ा आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टोटल एनर्जी की, और ये ही लास्ट चीज है इसकी, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, जहां से न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। हम बात करते हैं यहाँ पे आपका टोटल एनर्जी की, जिसको हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ई से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आपका कुछ नहीं होगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जब मैं ई निकालता हूँ, जब मैं यहाँ पे ई निकालता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी क्या है, जी एम ई एम अपॉन टू आर, मैं आर में रख रहा हूँ अभी बस, माइनस जी एम ई एम अपॉन स्मॉल आर। अब मैं देख रहा हूँ दोनों चीज सेम ही लिखूँ, बस कॉमन निकाल लेता हूँ, जी एम ई एम बाय आर कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1/2 माइनस वन। अब हर बच्चा जानता है कि 1/2 माइनस वन, ऑब्वियसली 1/2 छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, -1/2 निकल के आएगी। तो यहाँ से जो ई का फॉर्मूला बेटा निकल के आने आने वाला टोटल एनर्जी का, वो निकल के आएगा जी एम ई एम बाय टू आर। और अगर आपको आर प्लस एच में या फिर हाइट दे रखी है, तो आप इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो, कैपिटल जी एम ई एम बाय टू आर ई प्लस एच। तो बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपको हाइट में फॉर्मूला दिया गया है तो आप हाइट में इस तरह से फॉर्मूला रख सकते हो। अगर आपको हाइट नहीं देके ऑर्बिटल रेडियस दे रखा है, स्मॉल आर दे रखा है, तो आप स्मॉल आर लिखो। बस सेंटर ऑफ अर्थ से सारे डिस्टेंस लेने होते हैं, बस ये वाली बात याद होनी चाहिए। और जो एच होता है वो हमेशा हम अर्थ के सरफेस से नापते हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होंगी, तो आप बड़े इजीली कर सकते हैं। तो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है जो समझने वाली है, वो भी समझिए। वो समझने वाली बात ये है कि हम यहाँ पे एक चीज पाते हैं, कि यहाँ पे एक चीज पाएंगे, दूसरी वो क्या है, देखिए यहाँ पे कि वो बड़ी अजीब सी चीज होती है, लेकिन होती है ऐसे। हम वो ये देखते हैं यहाँ पे कि तो टोटल एनर्जी निकल के आ रही है, वो नेगेटिव निकल के आ रही है। आप देखोगे टोटल एनर्जी जो निकल के आ रही है, वो क्या निकल के आ रही है आपकी,
नेगेटिव निकल के आ रही है। पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है आपकी, नेगेटिव होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, वो भी नेगेटिव होती है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या पॉजिटिव होती है। काइनेटिक एनर्जी तो बेटा हमेशा पॉजिटिव होती है, हम जानते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर में आपका एक स्क्वायर आ रहा है, तो स्क्वायर जब भी आता है तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है। तो एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत एग्जाम में ये चीज बहुत बार पूछी जाती है, बच्चे भूल जाते हैं। वो ये आपकी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे आपका बॉडी पास में हो, दूर हो, कहीं भी हो, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी दुनिया में किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन यहाँ पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी देख रहे हो सैटेलाइट की, तो वो कैसे निकल के आ रही है, इट इज नेगेटिव। ठीक है, एज वेल एज अगर आप टोटल एनर्जी की बात करते हो, जिसको मैं ई से भी लिखूंगा, उसको वो भी क्या निकल के आ रही है, नेगेटिव निकल के आ रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पोटेंशियल एनर्जी तो बच्चों को चलो तब भी याद रहता है कि नेगेटिव आती है, क्योंकि वो फॉर्मूले में माइनस होता है। काइनेटिक एनर्जी भी लगभग हर बच्चे को पता होती है कि नेगेटिव होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, वो ये है कि आपकी यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होती है वो भी क्या होती है बेटा, वो नेगेटिव होती है। ठीक है, नेगेटिव इस होने का कारण ही ये होना है भी, होनी भी चाहिए। नेगेटिव होने का कारण ये है कि बेटा आपकी जो बॉडी होती है वो अट्रैक्शन होती है। जब भी बेटा अट्रैक्शन चीज होती है ना, तो बॉडी के अंदर आने की कोशिश करती है। तो इसीलिए हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, आपका नेगेटिव एनर्जी बोलती है। ठीक है, इसको हम बाउंड भी बोलते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि उसको बाउंड कर रखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव होने का ये भी मतलब है कि वहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, आपकी सैटेलाइट को बाउंड कर रखा है। उसको हम बाइंडिंग एनर्जी के नाम से भी पुकारते हैं कभी कभी। उसको कभी कभी हम बाइंडिंग एनर्जी, इसी चीज को हम कभी ना, कभी कभी आपका बाइंडिंग एनर्जी के नाम से बोलता है। इसी को आपका कभी कभी बाइंडिंग एनर्जी के नाम से, बाइंडिंग मतलब बांध के रखा है। सैटेलाइट जो आपकी अर्थ के अबाउट घूम रही है, आप देखेंगे हमेशा उसी ऑर्बिट में घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ ने उसको बाइंड कर लिया है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर आपसे कहीं बोलते हैं तो घबरा ना जाना, आप उसको बाइंडिंग एनर्जी होती है। और बाइंडिंग एनर्जी हमेशा आपके लिए नेगेटिव ही होती है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। केमिस्ट्री का कंसेप्ट होता है बाइंडिंग एनर्जी। चलिए अब आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो चीज पूछी जाती है कई बार, वो मैं नोट पॉइंट में ही आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, नोट पॉइंट में आपका फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट पे ध्यान देते हैं। सेकंड पॉइंट आपका ये हो जाएगा, आप ये चीज देखिए, फॉर्मूले अगर आप देखेंगे, मैं फॉर्मूले अगर आपके सामने वापस लिख दूं, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी Gme m/2r। आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका -Gmem/r। और यहाँ पे टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है आपका -Gmem/r। ठीक है, 2r। अब एक बात आप देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू बराबर है, पर साइन अपोजिट है। दूसरी बात, इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है, क्या कि आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, इट इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड। और वो तो पॉजिटिव होता है, मैं दो सब पे मॉड लगा रहा हूँ। इट इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, एंड इट इज ऑल्सो डबल ऑफ टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जो पोटेंशियल, जब जो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एंड इट इज डबल ऑफ एनर्जी ऑल्सो। यहाँ से एक सब रिजल्ट क्या निकल के आता है, सब रिजल्ट ये निकल के आता है आपका कि आपका काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है, आपके बराबर। जो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड और पोटेंशियल एनर्जी का टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या है, आपके बराबर है। और कितना है, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है उसका आधा है। अगर हम मॉड में बात करें, उसका आधा। एक ही बात लिखिए, बस ऐसे सवाल पूछ लेता है कई बार कि बराबर। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है आपका, कि काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी हैव अपोजिट साइंस। ये सब आपके सब पार्ट्स हैं और सब रिजल्ट्स हैं, ये जो आपसे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए, अपोजिट साइंस। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है, और एनर्जी का क्या होती है, सैटेलाइट की नेगेटिव होती है। तो ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कभी कभी बोलता है कि अगर वेलोसिटी को बढ़ा दूं, आपकी स्पीड को बढ़ा दूं, या फिर आपका मैं अगर बोलूं कि रेडियस को बढ़ा दूं, तो ये बात भी समझ आती है। वो समझना, देखिए, हाँ, अगर मैंने क्या किया आपका, इसी में अगर मैं बात करूं नोट पॉइंट में, थर्ड पॉइंट, इफ स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिक्रीजेस, स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिक्रीजेस। ठीक है, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया, वीओ की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। या फिर इस स्टेटमेंट का दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या बढ़ जाए, रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस।
रेडियस ऑफ ऑर्बिट इंक्रीजेस। एक ही बात है दोनों को, मैंने बता रखा है कि जब आपकी ऑर्बिट की स्पीड, ऑर्बिट बढ़ता है, आर बढ़ता है, तो आपकी वीओ की वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर आर की वैल्यू क्या कर जाए, आपकी इंक्रीज कर जाए, दोनों सेम ही बातें हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा आपका, एनर्जी क्या, जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है आपका जी एम ई एम बाय 2 आर। तो अगर आपका आर बढ़ेगा, या मैं ये पूछता हूँ कि वी ओ घटेगा, तो इन दोनों केसों में क्या होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, घटेगी, क्योंकि उल्टा रेशन दिख रहा है आपको साफ साफ। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, तो इट विल बी माइनस जी एम ई एम बाय आर। तो यहाँ पे अगर आपका आर बढ़ेगा या फिर वी ओ जो है वो घटेगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी उल्टा बढ़ती है। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि साइन नेगेटिव है, नेगेटिव साइन की वजह से। क्यों, देखो यहाँ पे अगर आप नीचे देखो आर को देखेंगे, अगर अपन आर की वैल्यू अगर आपकी बढ़ेगी, तो ये टोटल वैल्यू क्या करनी चाहिए आपकी, कि टोटल वैल्यू आपकी घटनी चाहिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन आने की वजह से क्या हो जाएगा, अपोजिट इफेक्ट हो जाएगा, और अपोजिट इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इट विल बी इंक्रीजिंग। सिमिलरली अगर मैं यही बात आपको कहना चाहता हूँ आपका टोटल एनर्जी के बारे में भी, यही बात मैं आपका टोटल एनर्जी के लिए ई के लिए बोलता हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस जी एम ई एम बाय 2 आर। तो यहाँ पे भी वही वाली बात कहता हूँ कि अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा या वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिट घटेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपकी टोटल एनर्जी या एनर्जी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। क्यों, नेगेटिव साइन की वजह से, जैसा मैंने अभी आपको पोटेंशियल एनर्जी में समझाया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपका छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है, ठीक है। समझ में आया हमेशा इतना, हाँ जी। ठीक है। तो बेटा अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी है ना, ये सारी चीजें वो है जो कि आपके एग्जाम में एज अ न्यूमेरिकल पूछी जा सकती हैं। ये सारी चीजें आपकी एग्जाम में एज अ न्यूमेरिकल पूछी जा सकती हैं, एज एन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकती है। लेकिन नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, सैटेलाइट का ही जो नेक्स्ट पार्ट है, वो बेटा थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है। इट इज नॉट एट ऑल ऑब्जेक्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव पार्ट में उसके क्वेश्चन बनते हैं, सब्जेक्टिव में भी बनते हैं, लेकिन उसके क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे। वो होती है आपके टाइप्स ऑफ सैटेलाइट की हम बात करते हैं। तो दुनिया में बहुत टाइप की सैटेलाइट होती है, नेचुरल होती है, आर्टिफिशियल होती है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, खास आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ऐसी दो तरह की आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपको देखने को मिलती है। नेचुरल तो आप जानते हो आपकी मून होती है, नेचुरल के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप जानते हो नेचुरल कौन सी है, आपकी मून है, ठीक है। तो उसके बारे में तो अपन कुछ बात नहीं करने वाले, उसका 28 डेज का उसका टाइम पीरियड होता है, ये सब हम जानते हैं अच्छे से। 29.2 कुछ ऐसा भी बोल देते हैं कभी, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में बात नहीं करने वाले। अब हम बात करने वाले हैं आपकी दो स्पेशल तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स ही होती हैं। उनका नाम है आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स। ये थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, और बहुत अच्छी चीजें भी हैं जो पता होनी चाहिए। तो पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं आपका, पहला अपन पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे आपका फर्स्ट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। पूरा नाम एक साथ लगातार है, अलग अलग नहीं है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नाम से, लेकिन इसके समझ में आता है कि नाम से क्या है इसका, तो ध्यान देंगे अपन इस पे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होती है, ये हमेशा अगर हम अर्थ से इसको देखेंगे, ये नहीं होता है कि रुकी हुई है, लेकिन अगर हम अर्थ से इसको देखेंगे तो इट सीम्स टू बी अ सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट फ्रॉम अर्थ। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एक इस तरह की सैटेलाइट है कि जिसको अगर हम अर्थ से देखते हैं तो हमें क्या दिखती है, इट सीम्स टू बी, कहते हैं कि ये हमेशा क्या लगती है, एक ही पोजीशन पे रुकी हुई है ऐसी लगती है, ठीक है, लेकिन होती नहीं है। इट अपीयर्स टू बी स्टेशनरी बट इट इज नॉट स्टेशनरी बिकॉज ऑफ द जीरो रिलेटिव मोशन। तो मैं इसके बारे में अगर लिखूं कि इसको डिफाइन करूं तो क्या होती है कि सच अ सैटेलाइट व्हिच स्टेज अबव द सेम पॉइंट ऑन द अर्थ, उसको हम बोलते हैं आपकी जी स्टेशनरी। इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझ देता हूं एक बार। तो सच सैटेलाइट्स ऑलवेज स्टेज अबव, एक सेकंड, such satellites always stay above over the same place over, अच्छा एक सेकेंड, above the same place over the earth। एनसीईआरटी ने, फिर से कहूंगे, एनसीईआरटी ने इसकी डेफिनेशन नहीं दी है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं दी है उसने, पता नहीं क्या
जबरदस्ती मैथमेटिक्स पहले समझाइए और डेफिनेशन बाद में दिए, और बच्चा डेफिनेशन समझ के कंफ्यूज भी होता है। ठीक है, सच सैटेलाइट अपीयर्स, सच अपीयर्स का मतलब ये है कि आपका लगती है, होती नहीं है। सच सैटेलाइट्स अपीयर्स टू बी स्टेशनरी, टू बी स्टेशनरी, टू बी स्टेशनरी ड्यू टू इट्स, ड्यू टू इट्स जीरो रिलेटिव मोशन, जीरो रिलेटिव मोशन। इसकी स्पीड पता है इस तरह की होती है, जो अर्थ की स्पीड है घूमने की वही इसकी होती है, जो अर्थ की स्पीड होती है वही इसकी होती है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। तो जो स्पीड आपकी अर्थ की होती है घूमने की, वही आपके सैटेलाइट की भी स्पीड होती है घूमने की। इस वजह से आपको क्या लगता है कि आपको ये सैटेलाइट क्या लगती है, रुकी हुई लगती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि कितना ऊपर होती है अर्थ से, तो इसको हम बाय कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कैलकुलेशन निकालने का तरीका बताया था आपका, कि किस तरह से हम हाइट ऑफ सैटेलाइट निकालते हैं। अगर मैं निकालूं इसकी हाइट निकालूं, अगर अगर मैं इसकी हाइट निकालना चाहता हूँ, तो इसकी जो बेटा हाइट निकल के आती है वो लगभग निकल के आती है आपकी 36,000, मतलब 36,000 किलोमीटर। कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, कि निकालने के लिए क्या आप करोगे, आप जो एच है, अगर आप उसको निकालना चाहते हो, तो ये मैंने पहले बताया था, यहाँ पे बता रखा है, मैं पीछे दिखाता हूँ कहाँ पर। यहाँ पर मैंने बताया था कि आप एच कैसे निकाल सकते हो, इस तरीके से आप एच निकाल सकते हो कैलकुलेशन से। तो एनसीईआरटी ने पहले ही कैलकुलेशन करके दिखा दिया, बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि क्या कर रखा है, क्यों कर रखा है। तो इसमें क्या होगा, आप कुछ नहीं, यहाँ पे आप सारी वैल्यू रखोगे, टी स्क्वायर आर ई स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जी आ जाएगा साथ में, जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। मैंने जानबूझ के ये चीज आपको पहले बताई ताकि आपको मैं बाद में इस चीज को रेफरेंस दिला सकूं कि हम इस तरह से निकालते हैं। तो उस फॉर्मूले को देखिए घबराना नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ मैंने निकाला है, तो इसको देखिए घबराना नहीं है आपको। आप इसमें क्या करो, सारी वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू, जो भी उसका टाइम पीरियड दे रखा है टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, टाइम पीरियड कितना होगा, ये भी मैं सवाल बनता है कई बार, कि जियो सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा ना बेटा, वो कितना होगा, वो आपका 24 आवर्स का ही होगा। क्यों होगा, जो आपकी अर्थ है उसका रोटेशन का टाइम कितना होता है, 24 आवर्स होता है, तो इसका भी कितना होगा, 24 आवर्स ही होगा। तो दोनों का रोटेशन टाइम क्या होता है, 24 आवर्स का टाइम होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बस मैं क्या करूंगा, इनमें सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, जी की जगह 9.8, आर की जगह 6400, टी की जगह 24 आवर्स, सारी वैल्यू विद साइन में, विद एक्यूरेट ऐसा यूनिट रखूंगा। तो लगभग यहाँ पे अगर मैं वैल्यू सॉल्व करता हूँ, तो एच की वैल्यू जो निकल के आती है यहाँ से, वो लगभग निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसकी 35930 किलोमीटर के आसपास। ये एच की वैल्यू है बेटा। ठीक है, एच मतलब आपकी सरफेस से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये लगभग एच की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितना निकल के आती है, लगभग 36,000 किलोमीटर इसकी वैल्यू निकल के आती है। तो ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए। मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो हाइट होती है, मान लीजिए आपका ये है, यहाँ से जो बेटा हाइट होगी इसकी, जियो स्टेशन सैटेलाइट बहुत दूर होती है ये कितनी होती है, ये लगभग आपकी होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है, बाकी अगर आपको सेंटर से निकालना हो, तो आप लगभग इसमें क्या करोगे, 6400 किलोमीटर ऐड कर दोगे, तो लगभग ये 42,000 किलोमीटर के आसपास निकल के आती है। अगर आप इसको टोटल ऐड भी कर दोगे, तो लगभग ये आपका 42,000 किलोमीटर के आसपास ये वैल्यू निकल के लगभग आती है। ठीक है, लगभग ये एग्जैक्टली तो बात करें तो ये हो जाएगी 42,400 किलोमीटर के आसपास क्लियर करिए, लेकिन लगभग आप 42,000 किलोमीटर भी इसको बोल सकते हो। तो ये आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज है। नेक्स्ट जो चीज यहाँ से पूछ सकता है वो है आपसे यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किस किस चीज के लिए यूज की जाती है, तो मैं आपके सामने वो मेंशन करता हूँ। ये सब चीजें याद रखना इंपॉर्टेंट है, और जब ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ऐसे ही हम पोलर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूँ आपको, पहली बात तो इट इज अ, ये मेन जो होता है वो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज होती है, तो कम्युनिकेशन पर्पसेस। ठीक है, और आपका वेदर फोरकास्टिंग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, एक कम्युनिकेशन और एक है वेदर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो इसके लिए यूज होते हैं। और भी बहुत सारे यूजेस हैं, आपका वेदर फोरकास्टिंग हो गए। ठीक है, अपर अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो स्टडी होती है, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की जो स्टडी है वो हम यहाँ से करते हैं आपका। ठीक है, और अगर मैं पॉइंट्स में मेंशन कर दूं, पॉइंट्स में इसलिए कर रहा हूँ कि पॉइंट्स में याद करने में थोड़ी सी आसानी होती है। जो आपके सन से रेडिएशन आ रहे हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशंस की जो पढ़ाई है, वो इसमें से हम जियो सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं। ठीक है, जियो स्टडी जो हम करते हैं वो यहाँ से करते हैं।
और अगर बात करें इसके बारे में और किस लिए यूज होती है, तो आपकी कॉस्मिक रेस जो आती है, ये सन से दूर से, जो किसी और हेवनली बॉडी से जो बहुत दूर से आ रही है आपकी रेस, उनको हम कॉस्मिक रेस बोलते हैं। तो कॉस्मिक रेस की जो स्टडी होती है वो भी हम कहाँ से करते हैं, आपका जियोस्टेटिक सैटेलाइट की हेल्प से करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं आपका पोलर सैटेलाइट के बारे में, कि पोलर सैटेलाइट क्या होती है, उनके यूज क्या होते हैं, और क्या किस तरह वो घूम रही है। तो नेक्स्ट है आपकी पोलर सैटेलाइट। ठीक है, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, जैसा कि इसके नाम से दिख रहा है कि दीज आर पोलर सैटेलाइट। ठीक है, पोलर का मतलब होता है कि पोल के ऊपर से गुजरती है, कि आपका जो पोल होते हैं ना उनके ऊपर गुजरती है। जैसे मैंने आपकी अर्थ बना दी इस तरह से, तो अर्थ के यहाँ पे क्या होता है, एक पोल होता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे क्या होता है इक्वेटर। तो ये जो पोल वाली अगर मैं एक यहाँ पे ऑर्बिट बनाता हूँ इस तरह से, तो ये आपके पोल के ऊपर घूमती है। ये किसके ऊपर घूमती है, आपकी पोल के ऊपर ही घूमती हुई आपको महसूस होती है। तो पहली बात तो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि क्या, कि इट रिवॉल्व्स in polar orbit around the earth, in polar orbits around the earth। तो पहला तो यही हो जाएगा आपका काम, तो आपको डेफिनेशन में लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये किस किस से, कौन से, कहाँ कहाँ से बात कर सकती है, तो मैं ये साथ में जोड़ सकता हूँ, पासिस नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ। ठीक है, ये तो अभी समझ में आ जाएगा पोलर का मतलब क्या हो जाएगा, कि वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से गुजर रही है। और दूसरी बात, अगर मैं ये सब पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट थोड़ी सी कम पूछी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूछी नहीं जा सकती, ये थोड़ा सा अर्थ के क्लोज ही पाई जाती है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं। ठीक है, लेकिन यूजुअली क्लोज इसको फिर से हम कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। क्लोज का मतलब लगभग 250 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर के आसपास, या आप 250 किलोमीटर, 300 किलोमीटर के आसपास आप इसको रखते हो टू इट। ठीक है, यूजुअली क्लोज टू अर्थ होती है आपकी, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, अब दूसरी बात है कि आपका ये सैटेलाइट ना अर्थ की, अब देखो अच्छी बात क्या हो रही है, अर्थ जो है आपकी कैसे घूम रही है, अर्थ जो घूम रही है वो आपकी ऐसे घूम रही है, अर्थ कैसे घूम रही है, वो आपकी ऐसे घूम रही है इस तरह से। ठीक है, और जो पोलर सैटेलाइट है, वो कैसे घूम रही है, पोलर सैटेलाइट जो बेटा आपकी घूम रही है, वो आपकी ऐसे करके घूम रही है। ठीक है, इस तरह से। तो पता है इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा होता है कि जितनी देर में या जैसे जैसे आपकी अर्थ भी घूम रही है, तो ये पूरी जो सैटेलाइट है ये पूरी अर्थ को कैप्चर कर लेती है। कैसे कैप्चर कर लेगी, कि भाई ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये आपकी ऐसे घूमेगी, तो जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगी सैटेलाइट, ये अर्थ घूम के यहाँ पे आ जाएगी, जैसे सैटेलाइट यहाँ घूमेगी, अर्थ घूम के यहाँ आ जाएगी। तो इससे क्या होता है ना, ये पूरी अर्थ को कैप्चर कर लेती है एक ही सैटेलाइट। तो इसलिए ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा अच्छी मानी जाती है। ठीक है, आपकी जो इंडिया की बहुत सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की खासकर बहुत सारी सैटेलाइट्स आपकी पोलर सैटेलाइट्स की तरह काम कर रही है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि एज अर्थ रोटेट्स अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस अबाउट इट्स एक्सिस polar satellite passes over polar satellite passes over different part of earth different parts of earth। तो क्योंकि यहाँ पे अर्थ भी घूमती है, इस वजह से क्या है, पोलर सैटेलाइट ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, ज्यादा से ज्यादा पाथ या ज्यादा से ज्यादा प्लेसेस को अर्थ पे कवर कर लेती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपकी अर्थ भी घूम रही है और ये दोनों एक दूसरे को उल्टा उल्टा घूम रही है। तो उस वजह से क्या होता है, मैक्सिमम चीजों को ये आपके कवर कर लेती है। चलिए, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, तो इसका यूज क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यूज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूज पे खास फोकस करना है आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और कोई खास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये भी आपके अगर मैं बात करूँ इसको, तो ये आपका टेम्परेचर नापने के काम आती है। पहली बात तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सी एंड लैंड टेम्परेचर के काम आती है नापने के। ठीक है, क्योंकि आपके टेम्परेचर काम आ रही है, क्योंकि आपके टेम्परेचर को नाप के क्या करती है, ये आपकी हेल्प करती है किसमें, ये भी हेल्प करती है आपकी वेदर फोरकास्टिंग में, ये भी क्या करती है आपकी वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। ठीक है, और बात करें इसकी, वो भी सीधे क्लाइमेट के चेंजेस की बात करती है, सीधे सीधे क्लाइमेट का एक दिन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है सब बता दीजिए आपको, क्योंकि आपके एक दिन में ये बहुत सारी जगह को कवर कर रही है, तो बहुत जल्दी आपको ये जगह के बारे में बताती है क्या आपका आने वाला चेंज।
ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अगर हम जो पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके पोल्स के ऊपर से गुजर रही है, और पोल्स के बारे में पढ़ने से ही आपको सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता चलेगा, ठीक, क्योंकि ये क्लोज भी बहुत अर्थ है। दूसरी बात, ये वेरियस मिलिट्री ऑपरेशन से काम आती है। मिलिट्री ऑपरेशन की मैं बात करूं, मिलिट्री ऑपरेशन के, या फिर मैं कह सकता हूँ कि आपके सर्वेलेंस के बहुत काम आती है आपके। खासकर अगर मैं बात करूं, सर्वेलेंस के बहुत काम आती है। ठीक है, किसी दुश्मन की जगह पे आपको नजर रखनी है, फाइटर प्लेन पे या किसी और चीज पे आपको नजर रखनी है, तो उसकी बहुत काम आती है। लास्ट जो है वो आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब कोई ऐसी चीज जो कि आपकी किसी जगह से बहुत दूर है। जैसे बहुत दूर कोई आइलैंड है, उसके बारे में मुझे पता करना है कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जैसे अंडमान निकोबार है, उस पर हम ज्यादा जा नहीं सकते, तो वहाँ की पढ़ाई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे आप पोलर सैटेलाइट की हेल्प से पढ़ाई करते हो। चलिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका वेटलेसनेस के बारे में। ये आपका सैटेलाइट जो है बेटा वो खत्म हो चुकी है, लेकिन आप ये बात देखते हो कि आपके सैटेलाइट में आपको एक फिनोमेना देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं आपका वेटलेसनेस। सैटेलाइट्स में आपको एक फिनोमेना देखने को मिलता है। ये जरूरी नहीं कि सैटेलाइट में ही देखने को मिले, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सैटेलाइट में ही आपको ये चीज देखने को मिले, लेकिन ये चीज सैटेलाइट में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं आपका वेटलेसनेस। अब ये वेटलेसनेस क्या होता है? इस वेटलेस का मतलब सिंपल सा है कि जब किसी इंसान को ऐसा फील हो कि वो आपका उसके अंदर वेट ही नहीं है। ठीक है, तो अब वेट नहीं है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, ये वेट नहीं है कैसे पता चलेगा? देखिए, तो जब आपका अर्थ रुकी हुई है, तो उस टाइम आदमी जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, इसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है mg, यही क्या होता है? आपका वेट होता है। यही क्या होता है? वेट होता है। लेकिन कुछ अगर ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए कि इसको, मान लीजिए मैं इस तरह से कुछ कर दूं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगा दूं, ऐसा कुछ करूं कि मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पे लगा दूं, जिसकी वैल्यू भी क्या हो जाए? mg के बराबर हो जाए, तो इस आदमी को क्या लगेगा कि मेरे ऊपर mg ऊपर और मेरे नीचे mg मेरे नीचे, तो नेट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो नेट मुझे कोई 0 mg देखने को मिलेगा मुझे। और 0 mg का मतलब है देयर इज नो वेट, देयर इज नो वेट। और ऐसी कंडीशन में उसको क्या लगेगा? ऐसी कंडीशन में उसको वेटलेसनेस फील होगी। ऐसी कंडीशन में उसमें क्या होगा? उसको वेटलेसनेस फील होगी। अब सैटेलाइट में ऐसा क्या होता है कि हमको वेटलेसनेस फील होती है? तो सैटेलाइट का मान लीजिए इस तरह से डब्बा है। अब सैटेलाइट का डब्बा है और यहाँ पे क्या है? आपकी अर्थ है। यहाँ पे क्या है? आपकी अर्थ है। क्योंकि सैटेलाइट भी क्या हो रही है? घूम रही है, और इसके अंदर जो आदमी है उसके ऊपर अगर हम फोर्सेस बनाए, तो आदमी को क्या हो रहा है? आपका आदमी को कौन खींच रहा है? आदमी को खींच रही है अर्थ, या सैटेलाइट को कौन खींच रही है? अर्थ खींच रही है। ठीक है, तो वो क्या आपका एफ जी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और क्योंकि वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो सेम टाइम पे उस पर क्या लग रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा है। क्या वो हमेशा कोई दिक्कत हुई? मेरी ना एक्चुअली अभी क्लास है। अच्छा, आपकी क्लास है अभी? हाँ। तो बस मुझे 2 मिनट दो, ये टॉपिक खत्म हो चुका है एक्चुअली में। ओके। इफ यू कैन गिव इट, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे ऐसा है कि जब भी आपका ऐसा हो जाए कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ एक और फोर्स यहाँ पे आ जाए, और अगर इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? नेट फोर्स या नेट वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा? नेग्लेक्ट हो जाएगा, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? आपका वेटलेसनेस बोलते हैं। इसीलिए सैटेलाइट में क्या होता है, क्योंकि सैटेलाइट में कोई इंसान जब बैठा हुआ होता है, तो वहां पर उसके पास में दोनों तरफ फोर्स लग रहे होते हैं, जिसका नेट फोर्स क्या हो जाता है? उसका 0 हो जाता है। उससे क्या होता है? उसका नेट फोर्स क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और उसको लगता है कि मेरा वेट कितना हो गया? मुझे 0 वेट महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेट जब कैलकुलेट करोगे तो एफ जी माइनस एफ सी करोगे, और उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 निकल के आ जाएगी। तो उसको क्या लगता है? वेट। तो वेटलेसनेस का मतलब कुछ नहीं होता है। वेटलेसनेस का मतलब सिंपल ये है कि जब किसी बॉडी पर आपका नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेटलेसनेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वेटलेसनेस आपको सैटेलाइट्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उस पर आपके दोनों तरफ से कुछ फोर्स लगे होते हैं। ठीक है, तो हमेशा आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं। इसके साथ आपका जो ग्रेविटेशन चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। जो ग्रेविटेशन चैप्टर वो उसके साथ खत्म हो चुका है। ठीक है, अब इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास में या फिर जब भी आपकी क्लास होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे। और अगर आपको कोई और डाउट्स है तो उसको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।